वंचित रहा है वो अपने हक अधिकार पाने के लिए खड़ा होना चाहता है और मजबूती से खड़ा हो रहा है। एक लाइन में सभी महापुरुषों के संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए कल एक महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस था जिन्होंने भारत की सामंती व्यवस्था को चुनौती दी। जानते का नाम क्या था? कितने लोगों को पता है? महात्मा ज्योतिबा फुले, उनको भी नमन करते हुए, क्योंकि भारत एक जातियों का देश है, धर्मों का देश बाद में, पहले जातियों का देश है। और महात्मा ज्योतिबा फुले भी बैकवर्ड समाज से आते थे, माली जाति से आते थे। इस देश के उस समय के 1800 के दशक के सबसे बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। आज भी उनके बनाए हुए पुल महाराष्ट्र में खड़े हैं, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को परिवर्तित किया। मैंने पहले कहा कि ये देश जातियों का देश है। वो एक अपने स्वर्ण जाति के मित्र के साथ जाते हैं शादी में, और खाने की परमेश्वर को ये कहकर उठा दिया जाता है कि शूद्र जो है यहाँ नहीं बैठता। तो कल उनका परिनिर्वाण दिवस था, उनके चरणों में भी नमन करते हुए आज भी एक महानायक का दिवस है, महानायक की जयंती है, जिन्होंने 1857 में क्रांति की शुरुआत की। कब शुरुआत की? जब उनको बोलने का, चलने का, पढ़ने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, जब उस समाज के पास अधिकार के नाम पर या मैं कहूं सम्मान के नाम पर कुछ नहीं था। माताजी वाल्मीकि साहब, उनको भी नमन करता हूं। जब पढ़ता हूं उनको तो आंखों में आंसू आते हैं। अपने समय के बहुत बड़े पहलवान थे, लेकिन जातीय दल जितना बड़ा था, कितने बड़े पहलवान होने के बावजूद उनको किसी ने अपना शिक्षा नहीं बनाया। और जैसे मैंने पहले बताया, जाति धर्मों का देश है, जब उनको किसी ने अपना शिक्षा नहीं बनाया तो मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को अपना शिक्षा बनाया, उनको पहलवानी कैसे की जाती है, बहुत पहलवानी। 1857 की क्रांति के जनक अगर उत्तर भारत में किसी को माना जा सकता है तो वो 1857 की क्रांति के जनक उत्तर भारत के हैं, जिनका नाम माताजी वाल्मीकि है। मैं उनके चरणों में सतत नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। अब कुछ बातें जो आपसे करनी है, जिन्हें करने के लिए मैं वहां से यहां आया हूं। हालांकि कोई भी नेता किसी का जीवन नहीं सुधार सकता। मैं भी इसी श्रेणी में आता हूं। ये जो पद पर पंचायत लोग हैं, ये भी सब उसी श्रेणी में आते हैं कि कोई किसी का जीवन नहीं सुधार सकता। अपना जीवन सुधारने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, उसे स्वयं संघर्ष करना पड़ता है साहब। सिर्फ आपसे वो बातें करते आया जो अधिकार सदियों से समाज को मिलने चाहिए थे, उन अधिकारों को सदियों से दूर रखा गया। और ये क्योंकि भारत हमारा देश है, इस देश में जो लड़ाई या जाति धर्म के नाम पर क्यों आई, ये बताने आया। और आपको जगाने आया हूं, उस समाज को जगाने आया हूं जिसको 5000 साल की गुलामी के बाद संविधान के रूप में इस देश में हथियार दिया गया कि ये हथियार है तुम्हारे रक्षण का। वो समाज आज भी बेचित होकर सो रहा है, वो समाज आज भी टीवी में खुश है। मैं आभार व्यक्त कर दूं यहाँ की जो कमेटी का ये छोटा भाई अरुण शास्त्री से पहली बार मुझसे मिला तो इसने 5 साल मुझे बातें कही। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। अब इसका चेहरा ऐसा है, यह एक्टिविटी ऐसी थी, यहाँ से निकल के जा रहा है। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। कहना नहीं भैया मैं झूठ नहीं बोलता, मैं काम करता हूँ इस क्षेत्र के अंदर। जिस दिन आप आएंगे तो दिखाऊंगा आपको मैं काम कर रहा हूँ। और मैं खुश हूँ कि जिन लोगों पर चलने का संचालन ना हो वो इतने बड़े आयोजन कर देते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, जिले की टीम का, मंडल की टीम का और आपकी प्रदेश की टीम का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हमें समझना हो कि ये छोटे छोटे आयोजन क्यों किए जाते हैं। ये नीले पढ़ने वाले लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये जिनको शोषित वंचित कहा जाता है, इनकी लड़ाई लगातार बड़े पैमाने में पूरे देश में चल रही है।
जिनकी बेटियों के साथ, जिनके बुजुर्गों के साथ दुराचार होता है, जिनको अधिकार के नाम पर आज भी लूटा खसोटा जाता है, जिनको राजनीति के नाम पर आज भी लूटा खसोटा जाता है, जिनको व्यवस्था के नाम पर आज भी लूटा खसोटा जाता है, ये समझना पड़ेगा। अगर ये हम आज भी ना समझे तो मैं बार बार एक बात कहता हूं, साहब काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर और महापुर से एक बात कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतने हिस्सेदारी, और मैं ये कहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी इस देश की इतनी जिम्मेदारी। मैं ये कहता हूं, और क्योंकि मैं उस वर्ग से आता हूं जो इस देश में बहुत संख्यक वर्ग है, जो यहाँ का सर्वहारा है, जो मेहनत करता है, जो यहाँ की किसानी करता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, मैं उस समाज से आता हूं। तो मैं उसी की बात सर्वप्रथम रखता हूं। इस देश में प्रधानमंत्री में चौधरी चरण सिंह साहब, वो अपने एक वक्तव्य में कहते हैं, वो भारत की पूरी स्थिति को अपनी एक लाइन में आकर सुकोड़ देते हैं और बताते हैं कि जब तक ये लोग मजबूत नहीं होंगे, तुम जय श्री राम कहो, तुम भारत माता की जय कहो, या तुम जाकर के ट्रंप के पैरों में डूब जाओ, जब तक इस लाइन पर काम नहीं करोगे देश मजबूत नहीं हो सकता। वो कहते थे कि भारत की उन्नति का रास्ता, क्योंकि किसान नेता थे, वो कहते थे कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। भारत किसानों का देश है, खेतों का देश है, ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी कोई ये समझ नहीं आता, खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। भारत का मजदूर, भारत का किसान जब तक मजबूत नहीं होगा, ये देश मजबूत नहीं हो सकता। साहब उदाहरण देकर बताऊंगा, आप जाइए अपने शहर के अंदर, बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, जहाँ केले भी मिलेंगे, चीनी भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे, हर चीज उपलब्ध है। साथ में यह भी उपलब्ध है कि एक के साथ एक फ्री। आप पैंट ले जाइए, शर्ट उसके साथ टी शर्ट फ्री मिल जाएगी। वो जियो की स्कीम भूल गई हो क्या कि पहले जियो की सीमा फ्री, फिर पैसे लगे, और आज पता लगा आज 750-800 रुपए में हर नेटवर्क की फीस है। अगर इससे कम पैसे जमा करोगे, अगर इससे कम पैसे जमा करोगे तो आपका मोबाइल ठंडा पड़ जाएगा, चलेगा नहीं साहब। ये बिजनेस पॉलिसी है। तो समझिए कहां हम इस देश को लेकर जा रहे हैं, हम मौन क्यों हैं? जो आज इस देश में व्यापारीकरण के नाम पर बड़े बड़े ठिकरे फोड़ते ना कि ये देश बड़ी बड़ी कंपनियां हम यहाँ ले आएंगे, इस देश का उत्थान कर देंगे, इस देश को आगे बढ़ा देंगे। ओ भाई समझा, इस देश का उत्थान कर देंगे। यह उत्थान किसी का हो रहा है, यह उत्थान अगर किसी का हो रहा है तो यहाँ नीरव मोदी जैसे लोगों का उत्थान हो रहा है, तो कई हजार करोड़ यहाँ से लेकर के भाग जाता है और विदेशों में जाकर खूब अय्याशी करता है। यहाँ क्या गाँव का दोस्त, यह उत्थान किसी का हो रहा है। तो यहाँ जियो कंपनी के मालिक का, अबानी ग्रुप का, टाटा ग्रुप का, उनका उत्थान साहब यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। जब किसान के उत्थान की बात आए, अगर मैं अपनी बात लूं, मेरे पिताजी सिपाही थे तो नहीं रहे, चले गए। उन्होंने अपने पिताजी की जमीन पर कृषि का लोन लिया था, वो लोन आज तक हम चुका नहीं पाए। वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब मैं सुनता हूँ कि नीरव मोदी कई करोड़ रुपए लेकर भाग गया, तो इस आस में मैं भी रहता हूँ कि एक दिन सरकार की आंख खुलेगी और वो किसानों के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख के लोन माफ करेगी। लेकिन वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस देश में लड़ाई समझिए क्या है, लड़ाई है जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। वो बताता है इस देश में मुसलमान करता है, वो कहते हैं ये संघी आरएसएस के कच्चे वाले, इस देश में मुसलमान करता है। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, टीपू सुल्तान को देखता हूँ, शूद्रों की महिला को छाती ढकने का अधिकार नहीं था, शूद्रों की महिला को छाती ढकने का अधिकार नहीं था, और जो लोग उनको अधिकार नहीं देते थे, टीपू सुल्तान ने एक दिन में 800 कत्ल करके दलितों की महिला को दिया। इसलिए मुसलमानों को दलित बता दिया जाता है। मैं पढ़ता हूँ ब्रिगेडियर उस्मान को, जब इस देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के आकाओं ने कहा कि नहीं, हम तुमको इस देश का सेना नायक बनाएंगे, जब तक तुम जीवित हो, जब तक पाकिस्तान के सेना नायक तुम रहोगे। ब्रिगेडियर उस्मान कहते हैं नहीं, मेरे बुजुर्गों की खाक भारत की मिट्टी में दफन है। ब्रिगेडियर उस्मान लड़ेगा तो भारत की तरफ से लड़ेगा, और ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान को चिड़ोए के चने दबाता, उसको घर में घुसेड़ डालता।
यहाँ धर्म की बात की जाती है साहब। लड़ाई धर्म जाति की नहीं है, लड़ाई अपने हक अधिकार पाने की है। लड़ाई जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी जितनी हिस्सेदारी की है। यहाँ की जब आप बात करें जुडिशरी की, एक समाज के लोग कुछ परिवार इस देश के भारत की जुडिशरी को कोऑर्डिनेट करते हैं और हम मौन रहते हैं क्योंकि हमें जानकारियां नहीं है। बात करें आर्टिकल 19 की, जो बोलने की आजादी देता है, लेकिन इस देश का कोई पत्रकार अगर बोलता है तो उसको जेल में ठूलते रहता है। आर्टिकल 19 की कोई आजादी नहीं है। बात करेंगे इस देश में आर्टिकल 21 की कि हर व्यक्ति को फ्री शिक्षा का अधिकार है। वही यहाँ के आका सारे प्राइवेट सरकारी स्कूलों को अंबानी को लीज पे दे देना चाहते हैं। हरियाणा में एक जियो पास हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो 500 रुपए तुम्हें दिए जाएंगे और सरकारी में जाओगे तो 1000 तुम्हें देने पड़ेंगे। ये जियो पास हुआ हरियाणा में। सोचिए इस देश को कहां लेकर के जाया जा रहा है। जो गरीब, जो शोषित, जो वंचित, जिनको दलित कहा जाता है, जिनको महिलाएं कहा जाता है, उनके अधिकारों को कहां सीमित किया जा रहा है। और मैं गलती में उनकी नहीं मानता जिन्होंने इस देश में सदियों सामंतीवादी व्यवस्था के आधार पर शोषण किया, न जाने कितने बलात्कार हत्याएं की, न जाने इस देश को कभी अंग्रेजों को बेचा और कभी मुगलों को बेचा। ये मैं नहीं करता, कल मुझ में मुकदमा लगे, मैं नहीं करता। ये भारत के इतिहास की पद्धति कहती है, भारत का इतिहास कहता है कि यही के चंद लुटेरों ने भारत को अंग्रेजों को भेजा था, यही के चंद लुटेरों ने यहाँ पर मुगलों को घुसेड़ा। ये भारत का इतिहास है। वही चंद लुटेरे आज फिर देश की आजादी के बाद संविधान को ताक पर रख करके देश की बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बना कर रख देना चाहते हैं। हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन देकर के गए और कह करके गए कि राजा रंग एक समान होगा, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, ये सब लोग एक समान होंगे। अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अफसोस हम में से कुछ लोग आरक्षण के बल पर नौकरियां लिए और अपने घर में जाकर टीवी बीवी में घुस गए। हमने बाबा साहब अम्बेडकर को समझा ही नहीं। अगर अकल होती, बाबा साहब को बढ़ते पहले सोसाइटी पर काम करते तो यहाँ का वंचित शोषित समाज और दुगनी तेजी से उठकर खड़ा हो जाता। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिसका राज इस देश पर स्थापित होना चाहिए था, नहीं है। आज भी इस देश पर राज किसका स्थापित है? तो जाति धर्म की बात करते हैं। हम बुद्ध को मानने वाले लोग, हम पेरियार को मानने वाले लोग, हम अम्बेडकर फुले को मानने वाले लोग, हम रैदास कबीर को मानने वाले लोग मौन है, अपने घरों में खुश है। कब जागोगे? कब जागोगे? पढ़ना शुरू करो, कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, तुम्हारे अधिकार क्या है, तुम्हारे मौलिक अधिकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, उनको पढ़ना शुरू करो। मैं लिख कर दे देता हूं। अगर अमेठी के लोगों ने शुरू कर दिया तो अमेठी का जीवन बदलेगा और अमेठी की व्यवस्था बदल जाएगी। मैं लिख कर देता हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा। मैं कहता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि जब मीटिंग करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल जरूर पढ़कर जाए और जिस गांव में मीटिंग में जाए वहां जाकर के बताएं। मैं कहता हूं अपने साथियों से कि शहर में काम करें ना करें, पहुंचे गांव के लास्ट तक, जहां शिक्षा का प्रभाव नहीं पहुंच पाता वहां कुछ पहुंचे, वहां जाकर पढ़ाने का काम करें। व्यवस्था बदलेगी, जरूर बदलेगी। एक समय वो था कि अब तक जैसे मैं चीख चीख कर बोल रहा हूं तो मेरी तो जीभ काट ली जाती थी। एक समय वो था और आज एक समय है कि आज हम बोलना सीख गए हैं। एक समय वो भी आएगा जिस दिन यहाँ आप जैसे हम जैसे लोगों का राज होगा, जब यहाँ समता समानता की बात होगी, जाति धर्म की बात नहीं होगी साहब। आज जब भी इस देश की व्यवस्था को छेड़ने का काम कोई नेता करता है तो उसको जेल में छूट दिया जाता है और हम जेल को गले लगाना पसंद करते हैं। ना जाने कई महीने जेल काटी है, जेल खाई है पुलिस, कई महीने अभी भी जेल को गले लगाना पसंद करते हैं। लेकिन ये लड़ाई जो इसको जाति और धर्म की लड़ाई बताते हैं, मैं इसको देश हित की लड़ाई बताता हूँ। ये लड़ाई लगातार जैसे ही चीख करके जा रही है। कुछ लोग कभी कभी कहते हैं भाई हत्या हो जाएगी, तुम मर जाओगे, तो ये कोई कहता तो मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं जानता हूं मुझ जैसे एक आदमी मरेगा तो मेरे बराबर के 100 लोग खड़े हो जाएंगे इस बात को। एक बार दिल्ली में बुद्धिजीवी साथी मिले, चर्चा उनसे हो रही थी, प्रोफेसर थे, बातचीत चलती रही। वो मुझे कहने लगे यार बहुत चिक कर बोलते हो, बहुत उसमें रहते हो, अग्रेसिव होकर रहते हो, यार ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा साहब अग्रेसिव नहीं होते, अग्रेसिव नहीं होते, पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लोग हैं,
इतिहास पढ़ते हैं तो दुख होता है, जब इतिहास देखते हैं तो दुख होता है कि भारत में भारत के लोगों के अधिकार भारत के लोगों ने छीने, भारत में भारत के लोगों के अधिकार दूसरों को दे दिए गए तो दुख होता है साहब। वो अग्रेसर निकल कर बाहर आता है, वरना इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने पर 307 लगवाएंगे, अपने पर 151, 107, 16 के मुकदमे फ्री फंड दर्ज करवाते करेंगे। इतने बेवकूफ नहीं है साहब, ये बताते हैं पढ़े लिखे लोग। तो यही मैं आपसे कहता हूँ, अपने हक अधिकार समझो, लड़ाई को संवैधानिक करो, मजबूती से करो। ये लोग चाहते हैं कि हम डंडे लेकर सड़कों पर निकले और लड़े। जब भी कहीं किसी देश प्रदेश में दलित पिछड़ों का आंदोलन चलता है, तभी क्या होता है, पुलिस को सामने कर दिया जाता है डंडा लेकर के। पिटती कौन है? तो पुलिस पिटती है, हम लोग पिटते हैं। तो समझो, इनकी सिस्टम को समझो। चाहते हैं कि हम पर लाठियाचार्ज और लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे। जिस दिन आपने एक आंख बंद करके संवैधानिक दायरे में इस देश के अंदर सड़कों पर निकलकर एक आंदोलन कर दिया, मैं कहता हूँ सरकार का यहाँ के आकाओं के चूड़ हिल जाएंगे, यहाँ के पूंजीपति के चूड़ हिल जाएंगे। हम चीख चीख करके कहते हैं, वो कहते हैं एक देश एक भाषा, वो ये कहते हैं संघी की एक देश एक भाषा, हम भी कहते हैं। हालांकि भारत विभिन्नताओं का देश है, अलग प्रकृति, अलग समाज, अलग सब चीजें, यहाँ पर अलग भाषा है। मैं कहता हूँ उनसे कि एक देश भाषा, एक देश एक भाषा हो ना हो, इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता कोई है तो एक शिक्षा और एक चिकित्सा इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक जैसी शिक्षा कि मुझ जैसे मजदूर का बेटा और तुम जैसे पूंजीपति का बेटा एक स्कूल में पढ़े, मुझ जैसे व्यक्ति का बेटा जब मैं खुद एक जगह सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो, तुम्हारा भी वहीं फ्री इलाज हो, तो इस देश में समानता की जा सकती है। मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे साथी फौज में, मैं जब बात करता हूँ तो पता लगता है इस सर्वे है, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरी खुद डिग्री सर्वे की है। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं चिंता एक बड़ी रहती है कि हम यहाँ फौज में बॉर्डर में खड़े हैं, जाकर बच्चा सही पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा समझ नहीं आता। ज्यादा बड़े स्कूल में वैल्यू 10,000 20,000 हिम्मत नहीं है। समझिए, ये किसान मजदूर और जवान की एक समस्या है कि अगर उसको शिक्षा चिकित्सा फ्री मिल जाए, अच्छी मिल जाए, तुम इन लोगों को कहीं रोक दो, ये मरने से नहीं डरते, ये काम करते नहीं रहते। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि जब फ्री शिक्षा होगी, फ्री चिकित्सा होगी, तो जो मजदूर वर्ग जिसको पैर की जूती आज तक समझा गया वो उठ खड़ा होगा। वो जब उठ खड़ा होगा तो व्यवस्था बदलेगी, जब वो उठ खड़ा होगा तो उन्नति आएगी, वो खड़ा होगा तो परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन से उनको डर लगता है जिनके पेट बड़े बड़े मोटे, जिनको हराम की खाने की आदत पड़ जाए। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप रिक्शा भी चलाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, तो अच्छी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को आगे की ओर बढ़ाइए, कुछ भी की जाएगी की ओर बढ़ाइए। और किसी को ये परेशानी हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, तो कलेक्टर के पास पहुंच जाए, उसको आर्टिकल 21 का हवाला दे कि मेरी क्षमता मेरे बच्चे को पढ़ाने की नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 का इत्याग ये कहता है कि मेरे बच्चे की शिक्षा इस देश में वाली है, मुझे व्यवस्था करके दोगे तुम। पहुंचाइए। अगर किसी जिले का कलेक्टर व्यवस्था न कर सके तो फिर आप मेरे कार्यकर्ता के पास पहुंचिएगा, बीमार मेरे कार्यकर्ता के पास पहुंचिएगा, वो इस व्यवस्था को मैं कहता हूं अपने साथियों से कि आपको काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। आपके जिले में भवन होता है, विकास भवन, जहां प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत ना जाने कितनी व्यवस्थाएं होती है जो इन अधिकारियों के नेताओं के जेब में चली जाती है। उस विकास भवन को टारगेट कीजिए, गूगल पर सर्च मारिए कि क्या क्या योजनाएं आ रही है, किस ब्लॉक में कितनी बकरी आई है, किस ब्लॉक में कितनी सिलाई मशीन, विकलांगों के लिए कितनी साइकिलें आई है। टारगेट कीजिए, पहुंचाइए। पहले तो उसको हवाला दीजिए संविधान का, उसको बताइए कि नहीं अब ये चलेगा नहीं, अब 50% मामला बीमार के लोग गरीबों तक पहुंचाएंगे। नहीं मानेगा शिकायत कीजिए, और अगर शिकायत करके नहीं मानता तो इस देश में जो ढर्रा पहले से चलाया है, जिसके तहत हमने अच्छे चौकियां चूड़ रहे हैं, आंदोलन का रास्ता तैयार कीजिए, बंद कर दीजिए विकास भवन को 2 दिन के लिए। मैं ये कहता हूं, अगर आपको सिर्फ शिक्षा सही ले लेते हो तो इतने
से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं साहब, बिल्कुल जरूरत नहीं। कुछ लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम जाति व्यवस्था कराते हैं, कुछ एक कहते हैं कि तुम जाति का नाम ले लेकर के वो करते हो। हमने कहा नहीं साहब, हम उस प्रत्येक व्यक्ति का इस देश में सम्मान करते हैं जो प्रगतिशील है, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो गैर बराबरी की व्यवस्था को नकारते हैं, बराबरी में विश्वास रखते हैं, जो महिला पुरुष में फर्क नहीं करते। हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। लेकिन जो गैर बराबरी की व्यवस्था विश्वास रखते हैं कि 2 हत्याएं होती है, एक हत्या में तो पूरा आरएसएस के लोग चले जाते हैं और एक हत्या में कुछ नहीं होता। एक हत्या की तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब खड़े हो जाते हैं और एक हत्या की तरफ कुछ नहीं होता। तो ये अगर कोई इस गैर बराबरी को एक कहता है कि बीमारी मानती है तो नहीं होती, उसके खिलाफ बीमारी है। बहुजन महापुरुषों ने कहा कि जब संसद हमारा हो तो सड़कों पर अपनी संख्या का आगाज करा दो, संसद हमारा नहीं हो पाए। मुझे ये लगता है कि आज संसद हमारा गिनती की ओर चल रही है, जो मर्जी आते हैं बिल पास करते हैं। अब हमें सड़कों का रास्ता इख्तियार करना होगा। हमें अपने वोट की सही आकलन क्या है। वोट जानते क्या होता है? वोट सिर्फ सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है। ये वोट आपके गली मोहल्ले, आपके मोहल्ले में सार्वजनिक खड़ा नल, उसको सुधारने का काम करता है साहब। ये वोट आपके गांव को, आपके शहर को, आपके जिले को, आपके प्रदेश को सुधारने का काम करता है साहब। ये वोट इस संविधान को बचाने का काम करता है। ये वोट ही है जो बाहुबली कहते हैं अपने आप को, उनको जेल भिजवाने का काम करता है। ये आपको वोट। लेकिन जिस दिन गरीब शोषित वर्ग ने इस वोट की सही कीमत को पहचान करके ये सोच लिया कि इसको बेचा नहीं जाएगा, बुरा मत मानिएगा, हकीकत यही। बाकी आपको बुरा लगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई कहने वाले लोग ही कम है। और मेरी भी ये शर्त है कि कभी ना कभी मेरे साथियों का नाम सच्चाई कहने वालों में आ जाए। इस वोट को बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त होती है। जिस दिन आपने वोट की कीमत समझी और इसको बेचना बंद कर दिया, उस दिन समझिए वो 2, 3, 4, 5, 7, 8% लोग जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो वोट खरीद कर कल राजा बन जाएंगे, उनका पैसा इस सेठ में धरा होकर सड़ जाएगा, लेकिन वो कभी राजा नहीं बनेगा। इसलिए समझिए, मैं लिख कर देता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने अधिकारी खड़े, ये भी इनका कोई रिश्तेदार का ठेका जो है ना यहाँ की पेट्रोलियम में नहीं होगा। इनके किसी रिश्तेदार का ठेका, तुम्हारे किसी रिश्तेदार का ठेका झारखंड की लोहा जो पहाड़ है उनमें नहीं होगा साहब। यहाँ हुगली में सोने के जो खदान है, आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त का ठेका नहीं होगा या कोई काम नहीं होगा। झारखंड में जो आयस निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है, उसमें कोई ना निकलता तो किसी का ठेका नहीं होगा। यहाँ के कुछ 3 या 4% लोग भारत के उन सारे ठेकों को अपने अंदर कब्जा किए गए, और जितना वहां से आने वाला माल मसाला है वो अपने तक सीमित है। जिसको यहाँ की किसानी में लगना चाहिए, जिनको यहाँ के गरीबों के लिए लगना चाहिए, वो वहां नहीं लगता। यहाँ करप्शन की हद इस कदर है, मैं चीख कर बार बार कहता हूँ कि भारत माता की जय कहने से भारत माता की जय नहीं हो सकती। इस देश का अधिकारी और इस देश का नागरिक रिश्वत लेना देना बंद करे, 1% शायद भारत माता की जय होगा, तो इस देश में सुधार हो सकता है। यहाँ नेताओं का करप्शन इतना बड़ा है कि अगर करप्शन का 2% पैसा भारत में आ जाए और भारत में लग जाए तो भारत की सारी सड़कों को रबड़ किया जाता है, सारी सड़कों को पक्का किया जाता है, इतना पैसा होता है। लेकिन उसके लिए लड़ने वाले लोग चाहिए। बड़े बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन कागज पर बिकने वाले बहुत लोग ज्यादा हैं। जैसे वो कागज दिखते हैं, उन पर गांधी जी का फोटो दिखता है तो फौरन नीयत बदल जाती है। मैं तो शुक्रगुजार करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिनका मैं अनुयायी, मैं शुक्रगुजार करता हूँ महात्मा ज्योतिराव फुले का, साहब काशीराम साहब का। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद उन्होंने उन कागज के टुकड़ों के सामने बिकने का काम नहीं किया। और मैं गौरव भी करता हूँ जब किसी अधिकारी का वोट दिया जाता है और वो मुझे ये कहता है भाई
आप लोगों से गलत में ताकत आ गई है कि अगर किसी मंत्री का भी फोन आए और मंत्री गलत करने के लिए कहता तो मुझे एक बार कहना पड़ता है बीमारी के लोगों का दबाव है तो सही कर दिया जाता। मगर बताऊंगी टीम पर भी जो राजनीति बिना किसी व्यवस्था के राजनीति चलती है, 2 बजे भी किसी के साथ अत्याचार हो तो पुलिस समय पहुंचती है। मैं अपनी टीम पर भी गौर करता हूँ। ये टीम देखेगा एक दिन व्यवस्था बदलेगी। हम जिंदा रहे ना रहे, आप अगर कुछ लोग जिंदा रहेंगे वो देखेंगे कि यहाँ पर एक संगठन का निर्माण हुआ था जो फूले अम्बेडकर की विचारधारा पर चला और इस देश की प्रदेश की अपने गांव तक की संगठन में व्यवस्था बदली, जिसको कोई खरीद नहीं पाएगा, जो पूरी व्यवस्था के साथ बनेगा और चलेगा। ये देखेगा एक दिन। और मैं ये भी बता दूं, ये भी एक दिन होगा जिस दिन शोषित वंचितों के हाथ में इस देश की सत्ता होगी, उस दिन बराबरी क्या होती है, उन्नति क्या होती है, ये बताया जाएगा। उस दिन इस देश में सम्राट अशोक का राज होगा। सम्राट अशोक वही अशोक महान राजा उसने तलवार के बल पर राज तो किया, सत्ता हासिल की, लेकिन जब उसको पढ़ा जाता है तो तलवार डाल करके समृद्धि का राज अगर विश्व में सबसे नंबर 1 पर किसी का आता है तो सम्राट अशोक का राज आता है। वो राज इस देश में एक दिन स्थापित जरूर किया जाए। मैं उनसे भी निवेदन करूं जो भीम आर्मी का बहुत खुलकर विरोध करते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं ये भीम आर्मी के लोग गलत है। मैं तो बताऊं साहब, पहले नंबर पर चंद्रशेखर आजाद, दूसरे नंबर पर विनय रतन, तीसरे नंबर पर कमल वालिया, चौथे नंबर पर ये खड़ा डॉक्टर कुलदीप भार्गव, 5वें नंबर पर महक सिंह, 6ठे नंबर पर अशोक कांबळे, 7वें नंबर पर अब्दुल वाहिद। ऐसे नाम गिनती के हैं। जब आप हमारी क्वालिफिकेशन देखोगे ना तो क्वालिफिकेशन हमारे पास डिग्रियों पे चढ़ते हैं। कोई इंजीनियर मिलेगा तो कोई डॉक्टर मिलेगा। ये मेरा प्रदेश अध्यक्ष पीएचडी होल्डर है और ऐसा वैसा पीएचडी होल्डर नहीं है, ऐसा वैसा पीएचडी होल्डर नहीं है। इस लखनऊ के इर्द गिर्द आसपास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी जाति के हों, वो इस आदमी को जरूर जानते होंगे। इस व्यक्ति ने हमें पढ़ाया है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है मेरे पास और मेरे जिला अध्यक्ष भी ऐसे ही हैं, मेरे मंडल अध्यक्ष भी ऐसे ही हैं। तो मैं बताऊं जो हमारा विरोध करते हैं कि साहब देखो हथियारों से तो लड़ना नहीं चाहते लड़ना, क्योंकि ये क्षेत्र है यहाँ तलवार के नौकर मेरे राजाओं ने राज किया। लाखनपासी, सीतापति, नाम में बहुत सारे नाम है। तुरंत तलवार की नौकर आके तलवार नहीं उठाना चाहते हैं, ये तो खून में है। हाँ, वैचारिक डिबेट का किसी को शौक हो, किसी को लगता हो कि नहीं, चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, उसके लिए भीम आर्मी का आमंत्रण है। वो मेरे ग्राम अध्यक्ष से, तहसील अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष से जब जाकर के डिबेट कर ले, जब जाए उसके गांव में जाकर डिबेट कर ले, उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। डिबेट करने के लिए सिर्फ तैयार है, क्योंकि हमने सीखना जानते हैं, हम सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं। आप देखिएगा एक दिन वो होगा कि जो लोग मंच पर मेरे साथ खड़े हैं, अगर मैं भी इनके नाम पर नोट करना शुरू करूँ तो पूछूं पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं, तुम्हारे दादाजी क्या करते हैं, इनमें से एक भी विधायक का बेटा नहीं निकला, एक भी किसी कलेक्टर का बेटा नहीं निकला। ये सब कहेंगे भाई मजदूर, इनकी बैकग्राउंड आप समझेंगे ना, इनके पिताजी भी या दादाजी भी मजदूर या किसान होंगे। दिक्कत ये सकता हूँ मैं बात, लेकिन एक दिन ये जरूर होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र के आधार पर मत का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। इनमें से कुछ विधायक एंट्री जरूर अगले 5 से 10 साल के अंदर जीवन को मेरे पास नहीं होगा। इसी तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है हमारे सब साथी संवैधानिक दायरे में चल करके, कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके, आईपीसी याद कर करके हर गलत करने वाले के खिलाफ खड़े होंगे। तो गलत करने वाला कल अगर विनय नहीं चुना हो तो उसके खिलाफ जब अपनी बुलंद आवाज उठाइएगा, हर गलत करने वाले के खिलाफ खड़े होइएगा। और मौत से पेटवार आती है, रोज रोज नहीं आती। ये प्रकृति का कोई नियम है तो यही नियम है, जो आदमी पैदा हुआ तो मरेगा, जिसकी उत्पत्ति हुई है वो नष्ट होगा, बिल्कुल नष्ट होगा। कोई दिन आपको भी नष्ट होना, मुझे भी नष्ट होना। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मर जाते हो तो शहीद कहलाते हो, लोग याद रखते हैं। और अन्याय सहते सहते मर जाते हो तो आपकी एक पीढ़ी आप याद रखेंगे, मेरे पिता और दादा थे, दूसरी तीसरी पीढ़ी में आपको नाम लेने वाला नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपको मरना ही है, जब सच ही है, जो लोग भगवान का, हालांकि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं कर्मों में विश्वास रखता हूँ, लेकिन संविधान है सबको समानता, जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं,
जो कहते हैं जीवन मृत्यु उसके हाथ में है, तो फिर भी मजबूती के साथ जगत के खिलाफ खड़े होइए। मौत रोज में यानी एक बीमारी है, उसको हंस कर गले लगाइए। हम बीमारी के लोग उसको हंस कर गले लगाएंगे, लेकिन अन्याय से जाके हम सजा खिलाफ रहेंगे। एक बड़े आखिरी बात मैं और बता दूं कि आज मैं लखनऊ में था, मुझे नहीं पता लखनऊ में कोई आंदोलन, तो मुझे लोगों को पूछा भाई क्या बात है, उन्होंने कुछ नहीं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। हमने कहा सुरक्षा तो ठीक है। तो पता लगा यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उसमें से कुछ चंद भर्तियां 69,000 भर्तियां थी, सरकार ने 6800 रुपया दी, 6800 रुपया 69,000 भर्ती में दी। जब बच्चे वहां बेचारे चित लिए पिट लिए, कई महीने वहां पड़े रहे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी आंदोलन किया और तमाम साथी आए, उसमें से 6800 रुपयों पर उन्होंने कहा 6800 रुपया हमने, और फिर बाद में उन 6800 को भी निपटा नहीं दी। वो बच्चे आज पुलिस उनको मत देख रहा था, लड़कियों को कुछ भेजकर पुलिस लेकर के जा रही। लड़कों को जो देश का भविष्य बनाएंगे, जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाएंगे, जो इंटर कॉलेजों में पढ़ाएंगे, जो बीएड बीटीसी किए हुए लोग हैं, उनको घसीट कर ले जा रही। मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, यहाँ के शिक्षा मंत्री से कि कोई पॉलिसी तैयार कीजिए, ये आपके हाथ में है, आप सत्ता में सरकार में है, आपका काम है पॉलिसी तैयार करना। आप तो आप तय करेंगे कि जब आपने इनको सारी नियुक्तियां निकाली को कैसे नौकरी देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने पदों से हट जाइए, किसी वहां ऐसे व्यक्ति को बताइए जो इस चीजों का सोल्यूशन निकाल। लेकिन इस तरीके से देश का युवा, जो देश का भविष्य है, उसको पीटिए मत, बेटियों को पीटिए मत। पिछली बार मैंने देखा कि एक घंटा यहाँ से हाथ टूटा हुआ था, वो आंदोलन में रात दिन गर्मी सर्दी में वहीं पड़ी हुई। मैं उस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन भी देता हूँ कि अगर काम ना चला तो विधानसभा घेरे की दीवार भी 2 लाख लोगों के साथ अगर विधानसभा नहीं कर। मैं कहता हूँ यहाँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मेरे साथी, कि सब लोग तैयारी करें। अगर उन 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को न्याय नहीं मिला तो फिर डेरा भीम आर्मी का लखनऊ में होगा, वहीं खाना होगा, सब कुछ वहीं पर होगा। प्रशासन की तैयारी करे, सरकार भी तैयारी करे। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। मैं नेता तो नहीं हूँ, ना राजनीति वाली बात है, जो सामाजिक काम होना चाहिए वो मैंने किया, तो आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में आप संगठन को मजबूत स्थिति पैदा करेंगे और व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक जय भीम के साथ मैं बात खत्म करूँगा। जय भीम वही मजबूत वाला जय भीम। साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। ये लाइन बहुत पुरानी है, हमारे पास कहता हूँ तरह का, लेकिन मुझे एनर्जी मिलती है, मेरे संतोष एनर्जी पैदा हो जाती है कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने जाते हैं। शुक्रिया।